नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में भाजपा ने तैयार की पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची। तो मंत्री स्वामी प्रसादा के साथ सपा में शामिल होने से पार्टी हुई मजबूत। अखिलेश का बयान, सभी सहयोगी दल अपने सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश से कई बड़े नेताओं ने की मुलाकात। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को फिर लगा बड़ा झटका। राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए अवतार सिंह भडाना, जेवर से चुनाव लड़ना तय। यूपी में कोरोना का कहर, 13,000 से ज्यादा नए संक्रमितों की पुष्टि। बढ़ते संक्रमण को लेकर अस्पतालों में रेट तय। यूपी के रायबरेली में बदमाशों का आतंक। मलेरिया थाना क्षेत्रों में बैंककर्मी की गोली मारकर की हत्या। तो वहीं लखीमपुर खीरी में युवक पर हुई गोलीबारी से मची सनसनी। बिहार के सराफा व्यापारी की दुकान में हुई चोरी का खुलासा। शाहजहांपुर से अंतर्राज्यीय नगबजन गिरोह के 6 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से चांदी के आभूषण, 12 लाख नगद और हथियार हुए बरामद। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की सूची अब किसी भी दिन जारी हो सकती है। पहले चरण की 58 सीटों पर होमवर्क कर प्रदेश की टीम दिल्ली पहुंची, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई मैराथन बैठक में 3 चरणों की 170 सीटों पर गहन चर्चा की गई। बैठक में एक सीट के जातीय समीकरण पर मंथन किया गया और इसी में बीजेपी आज फिर से बैठकों का दौर जारी रखे है। इधर यूपी महासंग्राम से पहले समाजवादी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। ओपी राजभर फिर चाचा शिवपाल यादव और भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 विधायकों को अपने साथ लाकर अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तगड़ा झटका। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सभी सहयोगी राजनीतिक दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन चुका है। सभी सहयोगी दल अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और जल्द प्रत्याशियों की सूची भी जारी होगी। साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर अहम बैठक बुलाई गई है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव और इमरान मसूद ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए यूपी से स्टेट हेड अमरीश उस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अमरीश, देखिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनावों के नजदीक आते आते लगातार भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक कहीं ना कहीं झटके देखने को मिल रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन पर मंथन तो जारी है, लेकिन इसी बीच कई बड़े चेहरों ने समाजवादी पार्टी का रुख किया है और अखिलेश यादव लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। ठीक चुनावों से पहले हुए इस चेंज को आप किस तरीके से देखते हैं अमरीश? जैसी देखिए, कल जिस तरीके से उठापटक देखने को मिली थी, राजनीतिक संभावनाओं का ही दौर है और राजनीति में संभावनाएं होती हैं और अक्सर जब चुनाव नजदीक आती है तो पाला बदलने का ये जो सिलसिला है ये शुरू हो जाता है। अगर बात करें कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से त्याग पत्र दिया मंत्रिमंडल के पद से, लेकिन गौर करने वाली बात ये होगी कि सियासी घमासान के बीच जैसे ही शीर्ष नेतृत्व भाजपा अलगमान को ये पता चला कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही साथ 3 अन्य विधायक हैं जिन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन गौर करने वाली बात ये होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी में अपनी सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है और इसी के लिए गहमा गहमी ये जारी है कि बैक टू बैक भाजपा की तरफ से कई ऐसे ट्वीट हुए जिसमें प्रमुख रूप से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलतियां करने पर मजबूर कर देता है। उसके बाद अमित शाह ने एक टीम गठित की जिसकी बागडोर और अगुवानी खुद उन्होंने लिया और सारी चीजों के साथ साथ उन्होंने ओबीसी नेताओं को, खासतौर से स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की जो जिम्मेदारी है वो ओबीसी के ही बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी। साथ ही साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल को भी इस बात पर नजर रखने के लिए कहा गया कि क्यों, आखिर ऐसी क्या वजह है कि
विधायक जो हैं वो नाराज हो रहे हैं। लेकिन जी। गौर करने वाली बात इसमें ये भी थी कि भाजपा आलाकमान ने जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से दिल्ली में मीटिंग चल रही है और मीटिंग में ये तय किया जा रहा है कि किन प्रत्याशियों के टिकट काटे जाएं और कौन विधायक ऐसे हैं जिनको वहां से टिकट दिया जाए और बरकरार रखा जाए उनकी सदस्यता को भी। ऐसे में 25% ऐसे विधायक सामने आ रहे थे जिनके टिकट काटे जाएंगे, मतलब 100 से अधिक ऐसे विधायक जिनके टिकट कटने की जो एक नई सूची वो तैयार कर ली गई है। ऐसे में आयाराम और गयाराम की स्थिति शुरू होती है और आयाराम गयाराम की स्थिति भी ऐसी होती है कि अति महत्वाकांक्षा से लबरेज जो बड़े नेता हैं उन पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए या उनके सम्मान को भी बरकरार रखा जाए। अब सम्मान की बात अगर आती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ये सोचते हैं कि उनको मौका नहीं मिला तो पूरा मौका उनके और उनके परिवार को, उनके कुनबे को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में दिया। उनको मंत्री बनाया, उनकी पुत्री को सांसद का टिकट दिया, वो जीत के लोकसभा में आप सांसद है बदायूं क्षेत्र से, उनके बेटे के टिकट की बात चल रही थी। तो ये अति महत्वाकांक्षा का भी अगर दौर कहा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी कला है, सम्मान को ठेस जब पहुंचती है तभी अगला व्यक्ति वहां से निकलने की सोचता है। अब बात करते हैं सपा की। सपा में पिछले 2017 के चुनाव में जिस तरीके की कला सामने आई थी, अंदरूनी घर परिवार की कला, उस पर काफी हद तक पैचअप किया है। तो डैमेज कंट्रोल का एक सिलसिला 2017 में शुरू हुआ तो 2022 के चुनाव से पहले भाजपा में देखने को मिला है। उस डैमेज कंट्रोल को काफी हद तक अखिलेश यादव ने भी पूरा किया और इस पैचअप का ही नतीजा है कि कई छोटे क्षेत्रीय जो दल हैं जिनके बड़े नेता शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर, इमरान मसूद जैसे लोग हैं, वो अब संगठन को मजबूत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की जो अंदरूनी कला थी वो भी अब कहीं ना कहीं खटास जो दूर होती नजर आ रही, क्योंकि चाचा और भतीजा के एक होने से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष आलाकमान जो है वो निश्चित तौर पर आज परेशान है। और उसी का नतीजा है कि दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी बागडोर सौंपी गई है कि यूपी चुनाव में जाओ और देखो कि कहां पे चुनाव में कहां क्या कमी हो पा रही है। जैसी बिल्कुल, और जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा अमरीश, मेरे ख्याल में ये चुनावी जो घमासान है वो अधिक बढ़ता जाएगा, पूरे देश की निगाहें केंद्रित हो जाएगी यूपी चुनाव पर, क्योंकि काफी घमासान लड़ाई है। लेकिन अखिलेश यादव के ऐसे समय में बयान सामने आना कि सभी सहयोगी दल अपने सिंबल पर चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन सीट शेयरिंग के माध्यम से जो एक तरीके से टेक्टिक उन्होंने अपनाई है, क्या वो सफल होती हुई नजर कुछ प्रतिशत आपको आ रही है अभी आने वाले चुनावों में? बिल्कुल, देखिए जैसी शुरुआत करता हूँ आज के, जिस तरीके से आज सारे शीर्ष नेता सहयोगी दलों के आप साथ बैठे थे और उसके बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है जिस पर उन्होंने लिखा है कि सपा के साथ सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व, आज हुई उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य की बात। अब समझने वाली बात होगी जो छोटे और क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बात की। अखिलेश यादव ने जरूर सीटों को लेकर ऐसा बंटवारा किया है जिससे किसी भी दल में ये नहीं हो कि हम छोटे हैं तो हमसे दूरियां हैं। अब सभी दलों के साथ एक अच्छी खासी सीटों पर बात हुई है जिनके कल भी मैंने बोला था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिसकी जहाँ पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण जो है वो बहुत राजनीतिक दलों के साथ वो बहुत मजबूत है। छोटे और क्षेत्रीय दल जो है वो किस तरीके से कहां पे अपना रुतबा रखते हैं उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा भी होगा जैसी, और इस बात को ध्यान रखा जाएगा कौन ऐसा कैंडिडेट है जो जीतने वाला है। जी बिल्कुल, चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बात अगर करें तो तीसरी लहर भयावह होती जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना ने रिकॉर्ड 13,681 नए केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर इसी के साथ हो गई है 57,355। यूपी में हर घंटे 570 नए कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इधर नोएडा और गाजियाबाद में 24 घंटे में 3,811 नए मामले सामने आए। नोएडा में 2,230 और गाजियाबाद में 1,518 नए कोरोना संक्रमित मिले। इन दोनों जिलों में ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,785 हो गई। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन ने अस्पतालों के रेट भी तय कर दिए हैं। नोएडा में वेंटिलेटर वाले बेड्स के लिए 18,000 और आईसीयू बेड के लिए रोजाना 15,000 का रेट तय किया गया है।
शाहजहांपुर जनपद के तिलहर विधानसभा से विधायक रोशनलाल वर्मा ने बड़ा बयान देते हुए योगी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिले के एक बड़े मंत्री की वजह से बीजेपी छोड़ी, उनकी बीजेपी में सुनी नहीं जा रही थी। और इसी के साथ सपा ज्वाइन करने वाले विधायक रोशनलाल वर्मा ने ये दावा भी कर दिया कि जिले के और विधायक भी बीजेपी छोड़ेंगे। कई लोग उनके संपर्क में हैं। एक 14 तारीख को मैंने कहा कुछ चीजों को इंतजार करना चाहिए और कितने लोग, धैर्य रखना चाहिए। और कितने लोग वो भी इंतजार करिए। 100% सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, दलितों की सरकार बनेगी, पिछड़ों की सरकार बनेगी, अल्पसंख्यक की सरकार बनेगी, कमजोर वर्ग की सरकार बनेगी, मजदूर व्यापारी की सरकार बनेगी, रेडी पटरी तांगे बुग्गी मजदूर की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जुटी भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। 24 घंटे के दौरान एक अन्य विधायक अवतार सिंह भडाना ने भाजपा को बाय बाय कह दिया है। उत्तर प्रदेश के मीरपुर विधानसभा सीट से मौजूदा भाजपा विधायक अवतार सिंह भडाना भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। अब वे गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अवतार सिंह समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। गौरतलब है कि दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आरएलडी नेताओं के साथ बैठक के दौरान अवतार भडाना रालोद में शामिल हुए। बैठक में रालोद मुखिया जयंत चौधरी भी मौजूद थे। अब खबर यूपी के शाहजहांपुर से, जहां करीब एक सप्ताह पहले बिहार में सराफा व्यापारी की दुकान में नकब लगाकर लाखों रुपए की सोने चांदी के जेवरात चोरी करने के मामले में शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी ने अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी बदमाश शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र निगोही के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से करीब 11 किलो चांदी के आभूषण, करीब 12 लाख रुपए नगद और भारी मात्रा में अवैध असला कारतूस बरामद किया। पुलिस ने इन सभी को मुठभेड़ के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पावर प्लांट के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि गिरोह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में वारदातों को अंजाम देते थे। एसओजी शाहजहांपुर और बिहार पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय 6 नकबजन गिरफ्तार हुए हैं। एक गैंग के 6 सदस्य हैं। इनके द्वारा कई जनपदों में और कई प्रांतों में नकबजनी की घटनाएं की गई थी। इनके बारे में एक बिल्कुल सटीक अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लोग चंदौली में कुछ घटनाएं किए हैं, उसके बाद फिर बिहार में गया जिले में कुछ घटनाएं की हैं और ये लोग अपने माल के साथ और उन रुपयों के साथ जो उनकी बिक्री के हैं वापस आ रहे हैं। उनके पास अवैध असले भी हैं। इस सूचना को विकसित करते हुए इसको तस्दीक कराया गया तो जानकारी प्राप्त हुई कि चंदौली में भी घटनाएं हुई हैं और जनपद गया में थाना मगध मेडिकल एक है, वहाँ पे 4 तारीख को एक घटना हुई थी, बड़ी घटना थी। तो उस पर उन्होंने इसको तस्दीक किया तो उनकी टीम वहाँ से यहाँ चली आई। यहाँ आने के पश्चात तब तक ये भी इनको भी ट्रैक किया जा रहा था कि इनका मूवमेंट कहाँ है। तो जब मुखबिर ने बताया कि ये थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में इनकी लोकेशन है इस समय और ये वहाँ से भी किसी घटना को कारित करने के लिए जा रहे हैं, तो पुलिस द्वारा वहाँ गाड़ाबंदी की गई और इनके दिखाई पड़ने पे इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसपे इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। के रायबरेली में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। इसी बीच बदमाशों ने मिलेरिया थाना क्षेत्रों में बैंककर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। इन घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक बजौर मैनेजर डीह थाना क्षेत्र के बैंक में कार्यरत था। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तफ्तीश शुरू कर दी। अब खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर क्षेत्र के नारायणपुर में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की पीट कर हत्या कर दी और अपनी मां राजबती से भी जमकर मारपीट की। घटना की सूचना देने कोतवाली पुलिस महिला को पुलिस ने
टरका दिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस अधीक्षक से फोन पर न्याय की गुहार लगाई। इधर एसपी से मिली सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पूरनपुर में एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा यह बताया गया था कि उसके लड़के के द्वारा उसकी बहू को मारपीट कल रात्रि में दिनांक 10/11 की रात्रि में की गई थी तथा उसके साथ भी मारपीट की गई थी। और उसके महिला के चले जाने के बाद उसकी बहू की मारपीट करके हत्या कर दी गई तथा शव को उसके घर के पास ही गड्ढे में छिपा दिया गया है। तत्काल थाना पूरनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 52/22 धारा 300। यूपी के हरदोई की सुरसा पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम की सहायता से 25,000 के नामी अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी आगरा जनपद का रहने वाला है, जो कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में 2020 से वांछित चल रहा था। गिरफ्तार नामी अपराधी अपर मुख्य सचिव गृह बनकर विभिन्न जनपद के अधिकारियों से सरकारी नंबर पर फोन कर अवैध वसूली करता था। उन्हें कई जनपदों के अधिकारियों से रकम भी वसूली है। फिलहाल आरोपी से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। ये भरतवंशी उर्फ श्याम है, आगरा का रहने वाला है। ये अपने 2 साथियों के साथ विगत वर्ष अपर मुख्य सचिव गृह बनकर अधिकारियों को फ़ोन करता था, पैसे हटता था। इस अपराध में ये अपने साथियों के साथ जेल गया था। इस कृत्य के लिए इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, जिसमें इसके साथी अरेस्ट है, लेकिन ये फरार था। फरारी के दौरान इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम किया गया था। ये हमारी पुलिस ने बहुत मेहनत करके। यूपी के लखीमपुर खीरी में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। यहां दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गए। घायल युवक को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने इस युवक को मृत घोषित कर दिया। और ये पूरी घटना नीमगाम थाना इलाके की बताई जा रही है। थाना नीमगांव क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार के घायल कर दिया था। स्थानीय लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश पर आईपीएस सरवन टी के नेतृत्व में शहर के विभिन्न मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही लोगों को भयमुक्त मतदान का भी संदेश दिया गया। यूपी के अमरोहा में नौगावा सादात विधायक संगीता चेतन चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम घर घर जाके लोगों से अपने पार्टी के लाभार्थियों को बता रहे हैं कि किस तरह से पार्टी ने कार्य किया और कैसे आपको आगे भी सरकार का फायदा है। माननीय मोदी जी और योगी जी के दिखाए हुए पथ पे ये पार्टी चल रही है और सुंदरता से सरकार चल रही है, शांति है, अमन है और सबको लाभ मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे। यही बात हम सबको बता रहे हैं। आने वाले चुनाव के लिए हम चाहेंगे कि ये लोग सब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें। आज से हमारा ये कैंपेन लॉन्च हुआ है और इसका शुभारंभ आज हमने बूथ संख्या 105 से। यूपी के जालौन में लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद होने के कगार पर है। तेज बारिश की वजह से किसानों का काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं किसानों को राहत पहुंचाने के लिए जालौन जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बर्बाद हुई फसलों का आकलन किया जा रहा है, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। बता दें कि किसानों की मदद के लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कृषि विभाग, राजस्व विभाग और फसल बीमा के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लगातार जनपद एवं क्षेत्र में हो रही बारिश के मद्देनजर
उप निदेशक कृषि और जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि जो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि हैं उनके साथ विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करें और उसके साथ ही जो हुआ नुकसान है फसलों का उसके बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो इस संबंध में अभी तक हमारे पास सूचना आई है, लगभग 12 से 15% फसल का सर्वेक्षण किया है। चूँकि कुछ जगहों पर पानी भरा हुआ है जिसके कारण वहाँ लोग जा नहीं पाए हैं, तो ऐसे में एक विज्ञप्ति भी हम निकलवा रहे हैं कि यदि कोई किसान की फसल का नुकसान हुआ है तो अपना एक शिकायती प्रार्थना पत्र जिला कृषि अधिकारी या जिलाधिकारी कार्यालय, उप निदेशक कृषि के कार्यालय में उपलब्ध करा सकता है, जिससे कि बीमा कंपनियों को या राजस्व की तरफ से जो भी फसल क्षति होगी उसका क्षतिपूर्ति उन्हें नियमानुसार प्रदान की जा सके। खेतों की बहुत बुरी पोजीशन है इस समय, लगभग 50% लगभग नुकसान की ओर है अभी किसान। बुंदेलखंड में प्रकृति का बड़ा विपरीत रोल रहा किसान के प्रति। पिछले 19-20 साल का जो अनुभव है इसमें लगभग 24 बार देवी आपदाएं आई। कभी कभी खरीफ में भी देवी आपदा आ जाती है और रबी में भी, तो एक एक साल में 2-2 बार झेलता है। जैसा कि आपने जानना चाहा, पिछले बार जो खरीफ की फसल थी हमारी, इसमें अति वर्षा हुई, जिससे जितना भी तिल का बड़ा क्षेत्र है अपने यहाँ जालौन में, तो तिल का संपूर्ण नुकसान हुआ। और जो हमारा इसका नदी का इलाका था, जो यमुना थी, पानी उतना जरूर यहाँ नहीं बरसा, लेकिन जो यहाँ हरियाणा और राजस्थान पानी बरसा और यमुना में पानी आया, इसने यमुना किनारे के, नदी किनारे के सारे गाँव को बिल्कुल जलमग्न कर दिया था और फसल नष्ट कर दी थी। यहाँ लगभग मटर की फसल 90% है और जो फलियाँ गिलाव में रखी है नमी में, इसलिए वो गलने लगी नीचे से और उसमें पूरा ही नुकसान है, सड़ जाएगी 4-5 दिन में वो पूर्णता। चलिए फिलहाल आपको सीधा लिए चलेंगे उत्तराखंड के जागेश्वर, जहां हरीश रावत लाइव जुड़े हुए हैं। एक उत्तराखंड मांगे परिवर्तन अभियान आप ये भी कहते हैं अपना संबोधन फिलहाल वो दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। मगर आप ये भी इस बात को समझ लें कि गोविंद सिंह जी के बिना सब अधूरा है, इसलिए गोविंद सिंह हमारे साथ खड़े हों, इसको सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। और ये काम मैं अपने आप सब साथियों को सौंप रहा हूं और सारे जागेश्वर क्षेत्र के लोगों को सौंप रहा हूं। यदि आप मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं तो मेरी इस अपेक्षा को भी आप जरूर ध्यान में रखें। हमारा लोगों से वादा है, हम जहां तक बढ़े हैं वहां से और आगे बढ़ेंगे, एक समुन्नत उत्तराखंड बनाएंगे, एक विकसित उत्तराखंड बनाएंगे, आधुनिक तकनीक का समावेश करके एक ऐसा मॉडल उत्तराखंड बनाएंगे जिसको छोटे राज्य के रूप में लोग याद करें और एक अनुकरणीय उदाहरण माने, जैसे हिमाचल को मानते हैं। हम हिमाचल के वास्तविक अर्थों में प्रतिद्वंदी बन करके अपने को दिखाएंगे। हमारे लोगों में प्रतिभा है, कौशल है, केवल उसको संवारने की जरूरत है। हमने जो जन कल्याण की योजनाएं शुरू की थी, हमारी सरकार को यदि किसी बात के लिए जाना जा सकता है, जिस पर मैं गर्व के साथ कहूंगा जाना चाहिए, तो है जन कल्याण की, समाज कल्याण की, लोक कल्याण की पेंशनों। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।